हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोनेशिया की रिसेंटली ही रिलीज करी गई सच्ची घटना पर आधारित एक बहुत ही बढ़िया मूवी को, जिसका नाम है द वारुंग पोचोंग यानी कि द श्राउड गोस्ट। काफी खतरनाक मूवी है, काफी खतरनाक रिचुअल है। 3 ऐसे अनजान लोग हैं जो कि एक जगह पर आ जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ होने वाला होता है वो बहुत ही खतरनाक है। तो क्या वो उससे बच पाएंगे या फिर उनके साथ में ये श्राउड गोस्ट कुछ गलत कर देगा? जानने के लिए आपको वीडियो को आगे तक देखना होगा। और रिसेंटली मैंने बहुत ही बेहतरीन फिल्मों को एक्सप्लेन किया है जिनके नाम है लॉक बॉक्स, साथ ही साथ द लास्ट हाउस। जबरदस्त मूवीज हैं, जाकर चेकआउट कर लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत साल 2000 में लिली जीवो नाम के एक गांव से होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी से डरकर भाग रहा था, जिसके बाद हमें एक प्रेग्नेंट महिला दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी को सुला रही थी कि तभी कोई उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। जब वो महिला बाहर जाकर देखती है तो बाहर एक बूढ़ी महिला कुछ आदमियों के साथ वहां पर आई थी। उनको देखकर वो प्रेग्नेंट महिला बहुत डर जाती है और अब वो बूढ़ी महिला उन आदमियों को बोलकर उस प्रेग्नेंट महिला को बांधने के लिए कहती है। उधर अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो बच्ची जाग उठती है और बिस्तर के नीचे छुप जाती है। अब वो बूढ़ी महिला उस प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी करती है और उसके बच्चे को एक और लेडी के हाथ में पकड़ा देती है जो कि उसी रूम में थी, लेकिन हमें उस लेडी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। खैर, अब जैसे ही वो बूढ़ी महिला उस मिस्टीरियस लेडी को वो बच्चा पकड़ाती है तो वो मिस्टीरियस लेडी उसी बूढ़ी महिला की कमर में चाकू मारकर उसे खत्म कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर सुगेंग नाम का एक आदमी आता है। वो देखता है कि जो लोग वहाँ पर आए थे उन्होंने उस प्रेग्नेंट लेडी को भी खत्म कर दिया था। खैर, तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में किसी से बचकर भाग रहा था और तभी अचानक से उसको एक सुपर नेचुरल एंटिटी पकड़कर मारने लगती है और वो उस आदमी को हवा में उठा लेती है और उसका गला दबाकर उसको खत्म कर देती है। अब उस आदमी के पास जो किताबें थी उनको देखकर ये पता चलता है कि वो असल में एक शॉप में काम करता था। खैर, अब कहानी यहाँ से सीधा 24 साल आगे जाती है, यानी कि 2024 में हम कार्तुनो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड था, यानी कि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो अपनी माँ के साथ रहता है और उसके पिता कुछ साल पहले खत्म हो गए थे, लेकिन खत्म होने से पहले उन्होंने एक लोन शार्क से बहुत सारे पैसे लोन पर लिए थे, यानी कि उधार लिए थे। और इसलिए अब कार्तुनो के पिता की मृत्यु के बाद में लोन शार्क कार्तुनो के घर पर अपने आदमियों को भेजकर उससे पैसे मांगता रहता है। और आज उसने अपने आदमियों को भेजकर कार्तुनो को पैसे लौटाने की आखिरी तारीख बताई थी। उसने कार्तुनो को 6 महीने का समय दिया था और उसने उसको धमकी भी दी थी कि अगर वो 6 महीने तक पैसे नहीं दे पाया तो वो उसे और उसकी माँ दोनों को खत्म कर देगा। और जाने से पहले उस लोन शार्क के आदमियों ने कार्तुनो को काफी पीटा भी था। अब इसके बाद हमें आगुस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि लोगों की चीजें बेचने में उनकी मदद करता था। और आज उसके पास उसका मकान मालिक रेंट लेने आया था, लेकिन आगुस के पास पैसे नहीं थे। तो मकान मालिक उसे ये कहता है कि अगर वो उसकी कार बेचने में उसकी हेल्प करेगा तो वो आगुस का रेंट माफ कर देगा। और आगुस उसकी बात मान जाता है। जब आगुस उसकी कार को बेचने जाता है तो बायर अपने साथ एक मैकेनिक भी लेकर आया था कार चेक करवाने के लिए। अब मैकेनिक के कार चेक करने के बाद वो बायर कार की टेस्ट ड्राइव लेने चला जाता है। जब वो बहुत समय बीतने के बाद भी लौट कर नहीं आता तो आगुस उस मैकेनिक से पूछता है कि वो बायर कब वापस आएगा। तो मैकेनिक उसको बताता है कि वो उस बायर को जानता नहीं था और आगुस समझ जाता है कि वो बायर असल में उसके साथ फ्रॉड करके चला गया, यानी कि उसने अच्छा करने के चक्कर में बुरा कर दिया था, ना रेंट दे पाया और उसने अपने मकान मालिक की गाड़ी को भी खो दिया था। अब जब ये बात आगुस के मकान मालिक को पता चलती है तो वो आगुस को उसकी कार के पैसे देने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन आगुस को कुछ भी करके अपने मकान मालिक के पैसे लौटाने ही थे। फिर हम मकमूर नाम के एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पार्टनर को देखते हैं और उनकी कंपनी के बाहर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि मकमूर के पार्टनर ने उन सब के म्यूचुअल फंड्स के पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए थे और वो सारे पैसे डूब गए। इसलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। एनीवेज, अब मकमूर का पार्टनर तो वहां से भाग जाता है तो मकमूर एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसके पार्टनर ने उसे बहुत पीटा है और फिर वहां से वो भाग गया था। और तभी वो प्रोटेस्ट में आए हुए लोग मकमूर को कुछ नहीं कहते और वो उसके पार्टनर को ही ढूंढने लगते हैं। अब क्योंकि मकमूर का पार्टनर तो भाग गया था तो सभी लोगों के पैसे मकमूर को ही वापस करने थे, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था क्योंकि उसका पार्टनर उसका हिस्सा भी लेकर भाग गया। यानी कि आप देख रहे हो मजबूरी कितनी थी सारे लोगों की। जो भी हमें कैरेक्टर दिख रहे थे उन सबको पैसों की जरूरत थी। अब मकमूर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो छुप जाता है। उसे डर था कि वो लोग उसको भी पीट देंगे, लेकिन तभी मकमूर के पास कुसनो नाम का एक आदमी आता है और वो उसे एक जॉब ऑफर करता है जिसकी मंथली सैलरी होगी 50 मिलियन इंडोनेशियन रुपया। और अगर मकमूर वो जॉब 1 साल तक करता
करता तो उसके पास इतने पैसे आ जाते कि वो सभी लोगों के पैसे लौटा सकता था और उसके पास अपने लिए भी पैसे बच जाते। और अगर इंडियन रुपीस में बताऊं तो पर मंथ सैलरी होगी 2,60,000 रुपए। खैर अब मखमूर जो होता है वो बिना कुछ सोचे समझे कि आखिरकार ये जॉब क्या है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी हमको एक और वियर्ड चीज ये दिखाई जाती है कि कुसनो ने कार्तोनो और आगुस को भी सेम जॉब ऑफर करी थी और उन दोनों को भी पैसों की जरूरत थी, तो वो दोनों भी जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर पक्का ये कैरेक्टर मिलने वाले हैं। अब दिक्कत ये थी कि जहाँ पर वो तीनों जा रहे थे वो एक रिमोट एरिया था, यानी कि एक बहुत ही सुनसान गाँव था। ना वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी ना ही नेटवर्क कवरेज था। अब अगले ही दिन फिर वो तीनों कुसनो के साथ चले जाते हैं और वो तीनों कुसनो के साथ एक बस में बैठकर जा रहे थे। उन तीनों को पता चलता है कि जिस गांव में वो तीनों काम करने जा रहे हैं वो बहुत दूर है और ट्रैवल करते हुए उन्हें रात हो जाती है। रास्ते में आगुस को बाहर रोड पर एक पोचोंग दिखता है, यानी कि सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश, और तभी पोचोंग आगुस के पास आकर बैठ जाता है। आगुस इससे बहुत डर जाता है और पोचोंग भी अचानक वहां से गायब हो गया था। और अगर पोचोंग के बारे में और बातें बताई जाएं तो वो इंडोनेशिया का एक बहुत ही फेमस गोस्ट होता है जो कि अपने श्राउड यानी कि कफन में लिपटा रहता है। और पोचोंग यूजुअली जंप करते हैं और इसके पीछे रीजन ये है कि इंडोनेशिया के अंदर जब कोई व्यक्ति खत्म होता है तो उसे श्राउड यानी कि कफन में लपेट कर उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए जाते हैं। और उस व्यक्ति को दफनाने के बाद उन रोप्स को कट करना जरूरी होता है, और अगर रोप्स को ना काटा जाए तो उस व्यक्ति की स्पिरिट 40 दिन बाद पोचोंग की स्पिरिट बन जाती है और वो जंप करती हुई लोगों से मदद मांगती है कि वो उनकी लाशों से उन रोप्स को काट दे। और क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे रहते हैं तो इसलिए वो जंप करता है और उनकी रस्सियों की वजह से उस व्यक्ति की स्पिरिट इंसानी दुनिया के अंदर भटकती रहती है। मतलब यही कह सकते हो कि वो नर्क या फिर स्वर्ग की सीढ़ियां रस्सियों की वजह से चढ़ नहीं पाता, जिसके चलते उसे काटना जरूरी है। चलो अब पोचोंग के बारे में काफी बातें हो गई, अब कहानी पर वापस लौट कर आते हैं। हम ये देखते हैं कि आगुस, कार्तोनो, मखमूर और कुसनो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। अब वहां से कुसनो इन तीनों को ही एक बैलगाड़ी में बैठाकर गांव में लेकर जाता है। रास्ते में कोई लाइट नहीं थी, ना ही कोई पक्का रास्ता था। खैर अब थोड़ी देर के बाद वो चारों एक हवेली तक पहुंच जाते हैं और कुसनो उनको ये बताता है कि उस हवेली के मालिकों के लिए ही उन तीनों को काम करना है। और हवेली के बाहर तभी उन तीनों को वहां के ओनर्स की बेटी अरुंधरी मिलती है। और अरुंधरी से आपको पक्का अरुंधति मूवी याद आई होगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस साउथ इंडियन हॉरर थ्रिलर फिल्म को भी एक्सप्लेन करूं तो बताना, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है वो। खैर फिर कुसनो उन तीनों को अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर हम सुगेंग को भी देख पाते हैं जो कि कार्तोनो, आगुस और मखमूर को छुपकर देख रहा था। खैर फिर हवेली के अंदर हम हवेली के ओनर समैदी और उसकी बीवी समारी को देखते हैं। वो दोनों थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहे थे और वो उन तीनों के ID कार्ड्स मांगते हैं। उनके नाम पूछते हैं, लेकिन आगुस के नाम पूछने से पहले ही वो अपना नाम बता देता है। लेकिन समैदी जो था वो अचानक से उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर वो अचानक से हंसने लगा था, यानी कि इनका बर्ताव काफी वियर्ड सा था। खैर अब इसके बाद समैदी उन तीनों को उनका रूम दिखाता है और यहाँ पर हम किसी को वहां से गुजरते देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन तीनों को भी अचानक वहां पर कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी थी और वो तीनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। अब वो तीनों सो जाते हैं और अगले दिन अरुंधरी वहां पर आती है। वो उन तीनों को उनकी यूनिफॉर्म्स देती है और उनको ये बताती है कि वो तीनों आज से उनकी शॉप यानी कि वारुंग साड़ी पर काम करेंगे, जिसका मतलब होता है कि साड़ी की शॉप। खैर अब रेडी होकर वो तीनों शॉप पर जा ही रहे थे कि तभी कार्तोनो को वॉशरूम जाना पड़ता है। जब वो वॉशरूम से वापस आगुस और मखमूर के पास जाने लगता है तो उसे साथ वाले वॉशरूम में आगुस की आवाज आती है, लेकिन उस वॉशरूम के अंदर कोई नहीं था और इस वजह से कार्तोनो बहुत डर जाता है। वो जाकर आगुस और मखमूर को सारी बात बताता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। अब वो तीनों पहले मासारी, समैदी और अरुंधरी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ पर समैदी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि आगुस अपने हाथों से खाना खा रहा था। खैर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो तीनों शॉप पर चले जाते हैं। उन तीनों का काम बहुत ही ज्यादा आसान था और इसलिए वो तीनों काफी खुश लग रहे थे, लेकिन सुगेंग उन तीनों को फिर से छुपकर देख रहा होता है। और एक बात अजीब ये थी कि उस गाँव के लोग उन तीनों के नाम जानते थे, हालांकि उन्हें वहां पर आए हुए बस एक दिन हुआ था। अब काम खत्म होने के बाद वो तीनों शाम को अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर वो तीनों स्टे कर रहे थे। मखमूर को वॉशरूम जाना था तो कार्तोनो उसके साथ जाता है और मखमूर वॉशरूम में चला गया था। अब कार्तोनो बाहर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वहां पर अरुंधरी दिखती है जो कि जंगल में अकेली जा रही थी, तो वो उसके पीछे जाने लगता है। और उधर रूम के अंदर आगुस जो था वो सो रहा था, लेकिन अचानक से होता यह है कि किसी वजह से रूम की खिड़की खुद पे खुद खुल जाती है। हम खिड़की के बाहर पोचोंग गोस्ट को देख पाते हैं और फिर खिड़की खुलने की आवाज सुनकर आगुस जो है वो जाग जाता है और अचानक से वो पोचोंग भी गायब हो गया था। अब आगुस जो होता है वो विंडो बंद कर देता है और
मकबूर भी वॉशरूम से सीधा अपने रूम में आ जाता है, ये सोचकर कि कार्तूनो तो रूम में चला गया होगा। लेकिन उधर कार्तूनो को पता चलता है कि इसका पीछा वो कर रहा था वो असल में एक पोचोंग था, और उस पोचोंग को देखकर कार्तूनो की हालत खराब हो जाती है और वो जल्दी से भागता हुआ अपने रूम की तरफ आ जाता है। वो अगूस और मकमूर को सारी बात बताता है। उन दोनों को भी यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा था और अब वो तीनों ही वहाँ से कल सुबह जाने का प्लान कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पैसे का क्या करेंगे अगर जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर वो वहाँ से गए तो उनके पास लोगों को देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन कम से कम वो कोई दूसरा काम ढूंढ सकते थे। खैर अब उनका मन वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि पैसे काफी अच्छे मिल रहे थे। लेकिन तभी वहाँ उनके रूम में वो पोचोंग आ जाता है, जिसको देखकर वो जल्दी से अपने बैग को पैक करते हैं और उस हवेली से चुपके से बाहर निकलते हैं। कुसनो की बैलगाड़ी लेकर वो वहां से जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें बैलगाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो वो तीनों पैदल ही वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उनको काफी अजीब से हेलुसिनेशंस हो रहे थे और उनको अपने परिवार और वो लोग दिखने लगते हैं जिनके उन्हें पैसे देने थे, और उसके बाद उनकी आंख सुबह अपने ही रूम में खुलती है। अब उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर हो क्या रहा है और वो वापस आए कैसे। वो तीनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन वो रात को ही भाग सकते थे, तो वो तीनों ही सबसे पहले शॉप पर जाते हैं ताकि वहां के ओनर्स यानी मासारी और समैदी को उन पर शक न हो। और शॉप पर कार्तूनो मकमूर से कहता है कि वो रात होते ही वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि उस जगह पर कुछ तो अजीब है। अब इसके बाद कार्तूनो स्टोर रूम में से वीट फ्लावर लेने चला जाता है और वहां पर उसे एक शेल्फ के पीछे सीक्रेट दरवाजा मिलता है, और उस दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट बेसमेंट भी था। उस बेसमेंट के अंदर हम समैदी को देखते हैं जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रहा था, और जब उसको पता चलता है कि बेसमेंट के अंदर कोई और भी मौजूद है तो वो वहां से चला जाता है। अब कार्तूनो ये देखता है कि बेसमेंट के अंदर बहुत सारे ब्लैक मैजिक के स्टफ यानी कि ब्लैक मैजिक की चीजें रखी हुई थी। वहां पर कार्तूनो, अगूस और मकमूर की आईडीज भी थी जिनके साथ किसी तरह का रिचुअल करा जा रहा था, और तभी यहाँ उसके सामने पोचोंग आ जाता है और तभी सीन स्टोर के अंदर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि पोचोंग ने कार्तूनो को पदस्थ कर लिया था और गाँव के लोग उसके सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये सब देखकर मकमूर और अगूस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। ऊपर से कार्तूनो भी काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा था और ना ही वो कुछ बोल रहा होता। खैर इसके बाद कार्तूनो अकेला हवेली चला जाता है और वहां हम ये देखते हैं कि समैदी और मासारी कार्तूनो का ही इंतजार कर रहे थे। उधर रूम में अगूस और मकमूर कार्तूनो का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि आज रात उनको वहां से भागना था। लेकिन वो ये देखते हैं कि कार्तूनो की जगह पोचोंग दिख रहा होता है, क्योंकि कार्तूनो को पोचोंग ने पदस्थ किया था। फिर मासारी और समैदी एक कप में अपनी कलाइयां काट कर खून डालते हैं और हम मासारी का हाथ देखते हैं जो कि सड़ रहा था। खैर वो दोनों उस कप को कार्तूनो को दे देते हैं और कार्तूनो उस खून को पी लेता है। यक। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कार्तूनो की जगह फिर से पोचोंग था। अब सीन अगली सुबह पर आता है एंड आज होता है 29 फरवरी यानी कि 2024 का लीप ईयर। क्योंकि अब कार्तूनो शॉप पर नहीं आया था तो अरुंधरी कार्तूनो को चेक करने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। लेकिन तभी बेसमेंट के अंदर से समैदी बाहर निकलता है और अरुंधरी वहीं छुप जाती है। अब हमको एक बात तो पता लग गई थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उन सब के बारे में अरुंधरी को अच्छे से पता था। खैर अब समैदी और मासारी के शॉप से जाने के बाद में अरुंधरी बेसमेंट के अंदर जाती है और वो कार्तूनो को ढूंढने लगती है। फिर इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मासारी बहुत साल पहले एक बीमारी की शिकार हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था, तो गांव के लोगों ने समैदी और मासारी को गांव छोड़कर जाने के लिए बोला और गांव वालों ने उन दोनों का घर भी जला दिया था। खैर इसके बाद वो दोनों जंगल में भटकते रहे और मासारी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी उन दोनों को जंगल में वांगसेत नाम का एक शेमन मिला और उसने उन दोनों की मदद करी और उसने उन दोनों को इमॉर्टल बना दिया। लेकिन उन्हें इमॉर्टल रहने के लिए हर लीप ईयर में 29 फरवरी की रात को पोचोंग को एक इंसानी सैक्रिफाइस देना पड़ता था, यानी कि इंसान की बलि देनी पड़ती थी। और अगर वो इंसानी सैक्रिफाइस देने में फेल हो गए तो उन्हें अपने बच्चे का सैक्रिफाइस देना होगा, और अगर उन्होंने अपने बच्चे का सैक्रिफाइस भी नहीं दिया तो वो दोनों बहुत ही बुरी तरह खत्म हो जाएंगे। और उन दोनों ने वांगसित की बात मान ली थी। फिर उन दोनों ने पोचोंग से हमेशा जवान रहने की डील करी। खैर अब हम अरुंधरी को देखते हैं जिसे बेसमेंट में कार्तूनो मिलता है जिसको बांधा गया था, तो अरुंधरी उसको आजाद कर देती है और उसे बेसमेंट से बाहर लेकर जाने लगती है। उधर हवेली में हम समैदी और मासारी को देखते हैं जो कि अब बूढ़े हो रहे थे और आज रात को कार्तूनो का सैक्रिफाइस देने के बाद ही वो वापस से जवान हो सकते हैं, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर इतना ज्यादा हाई अमाउंट मंथली क्यों दिया जा रहा था। लेकिन मासारी का यही कहना था कि उन्हें अरुंधरी का ही सैक्रिफाइस दे देना चाहिए, क्योंकि पिछले सैक्रिफाइसेस उन्होंने अपने बच्चों के ही दिए थे, क्योंकि उन्हें कोई और नहीं मिला था सैक्रिफाइस देने के लिए। लेकिन समैदी कहता है कि अरुंधरी उनकी बेटी है, बट मासारी की बातों से हमको पता चलता है कि अरुंधरी समैदी और उसकी दूसरी बीवी की बेटी थी। जिस प्रेग्नेंट
लेडी को हमने शुरुआत में देखा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो समैदी की दूसरी बीवी थी। और तब समैदी और मासारी को कोई सैक्रिफाइस नहीं मिला तो उन्होंने समैदी की प्रेग्नेंट बीवी की डिलीवरी करके उसके बच्चे का सैक्रिफाइस दे दिया था। और फिर समैदी ने अरुंधरी को अपनी बेटी की तरह पाला था, यानी कि वही बच्ची जो कि बिस्तर के नीचे छुप गई थी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये रिचुअल बहुत ही डर्टी हो चुका था। स्टार्टिंग वाली चीज बहुत ही खतरनाक थी। खैर, अब मासारी के कहने पर समैदी कुसनो के साथ अपनी शॉप पर जाता है और वो वहाँ कार्तोनो का सैक्रिफाइस देने के लिए लेकर आए थे। तो उनसे बचने के लिए अरुंधरी और कार्तोनो वहीं छुप जाते हैं। लेकिन कार्तोनो को बहुत भूख लगी हुई थी तो वो बाहर निकलकर खाना ढूंढने लगता है कि तभी उसके सामने कुसनो आ जाता है। लेकिन उसे लगता है कि कार्तोनो को अभी भी पुचोंग ने पदस्थ कर रखा है, तो वो कार्तोनो को समैदी और मासारी के पास लेकर जाता है। उधर आगूज और मकमूर कार्तोनो का इंतजार कर रहे थे। उधर कुसनो कार्तोनो को हवेली ले आया था। वो समैदी और मासारी को जाकर बताता है कि पोचोंग भूखा है, लेकिन असल में वो कार्तोनो था क्योंकि उसने पूरे दिन से कुछ खाया ही नहीं था। लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए पोचोंग होने का नाटक करना पड़ता है। जब समैदी और मासारी उसे पीने के लिए अपना खून देते हैं तो उसे वो भी पीना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि कार्तोनो जो था वो आगूस और मकमूर के पास आ जाता है। वो उनको सारी बात बताता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो तीनों अब अपने बैग्स पैक करने लगते हैं ताकि वहाँ से भाग सकें। दूसरी ओर समैदी और मासारी के रूम में पोचोंग आ गया था और वो वहाँ पर अपना सैक्रिफाइस लेने आया था। अरुंधरी अपने रूम से छुपकर वो सब देख रही होती है और तभी अचानक से पोचोंग उसके सामने आ जाता है। अरुंधरी डरकर अपने बेड पर लेट जाती है और फिर मासारी उसके पास आकर पूछती है कि उसने क्या देखा। लेकिन अरुंधरी उसे कहती है कि उसने तो कुछ भी नहीं देखा। तो मासारी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और समैदी मासारी को बाहर ले जाता है। वो उसको बताता है कि वो कार्तोनो का सैक्रिफाइस देने वाले हैं। दूसरी ओर कार्तोनो, आगोस और मकमूर अपने रूम से निकलने ही वाले थे कि तभी कुसनो उनके रूम की खिड़कियां और दरवाजे को बाहर से ही लॉक कर देता है और चाबियां वो अपने बैलगाड़ी में रख देता है ताकि वो लोग वहां से भाग ना पाए। फिर कुसनो के जाने के बाद अरुंधरी वो चाबी उठा लेती है, लेकिन तभी उसे स्टार्टिंग वाला व्यक्ति सुगेंग पकड़ लेता है जो कि इन पर पहले भी नजर रख रहा था। वो उसको बांध देता है और वो उसको सारी सच्चाई बताता है कि समैदी उसका असली पिता तो है लेकिन मासारी उसकी असली माँ नहीं है। अरुंधरी की असली माँ को मासारी और समैदी ने ही मिलकर खत्म किया था। यहाँ पर हमको यही पता चल जाता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो मिस्टीरियस महिला थी वही मासारी थी। सबसे बड़ी बात कि उसको यही पता चलता है कि उसके ही छोटे भाई या फिर बहन को सैक्रिफाइस बचपन में पैदा होते ही कर दिया गया था पुचोंग को। खैर, सुगेंग अरुंधरी को बताता है कि समैदी और मासारी जो हैं वो 100 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं और वो पुचोंग को सैक्रिफाइस देकर इतने सालों से जीवित हैं, जवान भी रहते हैं और आज वो कार्तोनो का सैक्रिफाइस देने वाले हैं। वो ये भी बताता है कि गांव के सारे लोग पुचोंग को ही वर्शिप करते हैं, विच एक्सप्लेन्स कि उसको देखकर वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे, उसके सामने झुक क्यों गए थे जब यहाँ पर कार्तोनो को पुचोंग ने पदस्थ किया था। सबसे बड़ी बात कि वो अरुंधरी को वहां से लेकर जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था क्योंकि उस गांव में अगर कोई एक बार आ जाता है तो वो कभी वापस जा नहीं पाता। लेकिन उसे फाइनली गांव से निकलने का एक रास्ता मिल गया था। और सबसे बड़ी बात कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने एक आदमी को देखा था जो कि भाग रहा था पुचोंग से डरकर, और पुचोंग ने उसको इसलिए खत्म किया था क्योंकि वो गाँव छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। असल में समैदी और मासारी उसका सैक्रिफाइस देने वाले थे लेकिन वो उनसे बचकर भाग गया था, तो उन दोनों ने समैदी की दूसरी बीवी के न्यू बॉर्न बच्चे का ही सैक्रिफाइस दे दिया। खैर, अब सब कुछ बताने के बाद सुगेंग अरुंधरी को खोल देता है और अरुंधरी वहां से भाग जाती है। जल्दी से जाकर वो कार्तोनो, आगोस और मकमूर के रूम को खोल देती है और वो उनको लेकर वहां से भागने लगती है। फिर जब समैदी, कुसनो और मासारी कार्तोनो के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां तो कोई भी नहीं था। तो कुसनो और समैदी जाकर कार्तोनो, आगोस और मकमूर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर 3 लोगों को इसलिए लाया गया था, बेसिकली इंश्योरेंस के लिए। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। और मासारी तो इतनी गंदी थी कि अगर ये तीनों भी भाग जाते तो वो यहाँ पर अपनी बेटी या फिर ये कहें कि स्टेप डॉटर का ही सैक्रिफाइस करवा देती। खैर, दूसरी ओर हम सुगेंग को देख पाते हैं जो कि वांगसित यानी कि उसी शेमन की ग्रेव के पास आया था जहां उसको एक स्क्रिप्चर मिलता है जिसके अंदर उस गांव से बाहर निकलने का रास्ता लिखा हुआ था। फिर सुगेंग उस स्क्रिप्चर पर लिखे हुए शब्दों को वांगसित की ग्रेव स्टोन पर कार्व करता है, जिसके बाद गांव के अराउंड एक सेक्रेड मिस्ट जो थी वो अपीयर हो गई थी, यानी कि धुंध आ गई थी और पुचोंग और उसकी पूजा करने वाले लोग उस मिस्ट के पार नहीं जा सकते थे। मतलब कि जो पूजा नहीं करते वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो पूजा कर रहे थे, डीमन को पूज रहे थे, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी ओर हम हवेली के अंदर मासारी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे और उन्हें 12 बजे से पहले ही कार्तोनो या फिर अरुंधरी दोनों में से किसी एक का सैक्रिफाइस देना ही था। बेसिकली उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी जवानी चाहिए। अब जैसे ही 12 बजते हैं तो पुचोंग मासारी को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है और फाइनली वो मासारी को उसकी पनिशमेंट दे देता है जो कि थी एक दर्दनाक मौत। दूसरी ओर जंगल में कुसनो और समैदी को सुगेंग मिलता है। वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं कि तभी वहां पर अरुंधरी, कार्तोनो, आगूस और मकमूर
मकमूर आ गए थे। अरुंधरी समैदी को सारी बात बता देती है कि उसको पता चल चुका है कि अरुंधरी की माँ को समैदी और मासारी ने मिलकर खत्म किया था, साथ ही साथ उसके भाई बहन को भी। तभी हम देखते हैं कि सुगेंग जो था वो समैदी के ऊपर हमला कर देता है और वो अरुंधरी, कार्तोनो, आगुस और मकमूर को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है। वो चारों वहां से भागने लगते हैं। दूसरी ओर समैदी बहुत गुस्से में आ गया था और वो सुगेंग को खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां अरुंधरी वापस आ गई थी। वो समैदी को एक लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है और अरुंधरी के पीछे कार्तोनो, आगुस और मकमूर भी आ गए थे। वो कुसनो को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। फिर सुगेंग एक चाकू से समैदी के पैर में स्टैब कर देता है ताकि वो उनका पीछा ना कर पाए। अब इसके बाद अरुंधरी, कार्तोनो, आगुस और मकमूर सुगेंग को लेकर वहां से भागने लगते हैं। वो उस मिस्ट को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन सुगेंग काफी ज्यादा घायल हो गया था, तो अरुंधरी सुगेंग को वहीं जमीन पर लेटा देती है। तभी हम समैदी और कुसनो को देखते हैं जो कि अरुंधरी का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो उस मिस्ट के पार नहीं जा पाते और तभी वहां पुचोंग आ जाता है जो कि कुसनो और समैदी को उनकी पनिशमेंट देता है और उन दोनों की पनिशमेंट भी बहुत ही पेनफुल मौत थी। एंड मे बी यहाँ पर कुसनो भी सेम डील के साथ था, तभी उसको भी खत्म कर दिया गया। तभी हम सुगेंग को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो अरुंधरी के सामने ही खत्म हो जाता है। अरुंधरी को सुगेंग की पॉकेट में एक फोटो मिलती है और उसको ये पता चलता है कि सुगेंग उसका नाना था। जी हाँ, और ये बात जानकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, विच एक्सप्लेन्स कि सुगेंग जो था वो क्यों समैदी को खत्म करना चाहता था, साथ ही साथ वो यहाँ पर अरुंधरी को क्यों बचाना चाह रहा था, क्योंकि वो उसकी नाती थी। खैर, अब क्योंकि वो उस गांव से बाहर निकल आए थे तो अरुंधरी जो थी वो कार्तोनो, मकमूर और अगुस को अपने अपने घर जाने के लिए कहती है और वो तीनों रोड तक पहुंचकर एक ट्रक को रोकते हैं और उसमें बैठकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। खैर, अब उन तीनों को ये टेंशन हो रही थी कि वो अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे, लेकिन यहाँ आकर उनको एक बात पता लग गई थी कि जिंदा रहना कर्जा चुकाने से भी ज्यादा अच्छा था। लेकिन वो फिर भी खुश थे कि एटलीस्ट चलो वो जिंदा तो हैं। और बूम, इसी के साथ में वारुंग पोचोंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वारुंग पोचोंग यानी कि श्राउड गोस्ट फूड स्टॉल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया रिचुअल दिखाया गया है और कुछ चीजें फनी भी है, कुछ चीजें इमोशनल भी हैं। स्टार्टिंग वाला जो सीन था वो काफी इमोशनल बन जाता है जब हमको सच्चाई पता चलती है कि आखिरकार अरुंधरी के साथ क्या हुआ था। मतलब कि अरुंधरी के सगे पिता यानी कि समैदी ने अपनी ही खुद की बीवी को खत्म कर दिया था, साथ ही साथ उसके खुद के बच्चे का सैक्रिफाइस दे दिया जवानी के लिए। एंड ऑब्वियस ही बात है, उसका अफेयर चल रहा था उस वक्त मासारी के साथ में, जिसके चलते उसने ऐसा बुरा कर्म कर दिया, तो उसकी सजा तो उसको मिलनी ही थी। बाकी यहाँ और कुछ समझाने जैसा नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं कि ये लोग जो थे उन्होंने पोचोंग के साथ में डील करी थी वांग से शेमन के साथ मिलकर, जिसके चलते ये लोग हमेशा जवान रहना चाहते थे और उसके लिए इन लोगों ने बहुत ही गंदे कर्म करे थे। इस गाँव के अंदर शायद से सभी ऐसा कर रहे थे, जिसके चलते वो पोचोंग को ही पूजा करते। और पोचोंग की ताकत ऐसी थी कि एक बार गाँव में जो आ जाए वो वहां से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन वांगसित की ही ग्रेव के ऊपर ऐसी चीज थी जिसके चलते वहां से बाहर निकला जा सकता था। वो शब्द उसकी ग्रेव के ऊपर कार्व करके बेसिकली उसकी स्पिरिट से इनडायरेक्टली ये कहा गया था कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो जो लोग पोचोंग को नहीं पूज रहे थे वो उस मिस्ट यानी कि धुंध से बाहर जा सकते थे, लेकिन बाकी लोग जो पोचोंग को पूज रहे थे वो वहीं पर फंस कर रह जाते, जिसके साथ ही हमने अंत में देखा कि उन लोगों का कितना बुरा हाल हुआ था। और जो लोग पोचोंग को नहीं पूज रहे थे वो लोग फाइनली वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब इन तीनों को पैसे तो नहीं मिले, लेकिन एटलीस्ट एक सबक मिल गया था कि पैसे कमाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, और अगर कोई शॉर्टकट होता भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई डार्क चीज होती है या फिर कोई गलत काम ही होता है। क्योंकि सोचकर देखो ना कि इस काम के महीने के 2,60,000 रुपए कौन ही देने वाला था, तो यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही थी जिसको जानकर उनके होश उड़ गए थे। लेकिन चलो एटलीस्ट वो जिंदा थे, कुछ मेहनत कर कर पैसा चुका सकते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो खाई से तो बच गए, लेकिन गड्ढा अभी भी उनके सामने था, यानी कि जिन लोगों से उधार लिया था वो काफी खतरनाक लोग थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने बहुत ही बेहतरीन फिल्म्स को एक्सप्लेन किया है, जिनके नाम है लॉक बॉक्स और एक और है जिसका नाम है द लास्ट हाउस। दोनों ही जबरदस्त मूवीज हैं। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए